विलासपुर गांव में शंकर नाम का सेठ रहा करता था। शंकर बेहद ही अच्छा और दयालु सेठ था और गांव के लोग भी शंकर को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि शंकर गांव के लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज शंकर सुबह के समय गांव घूमकर घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और बहू में झगड़ा हो रहा है। अरे आपको बिना बात पैसों का घमंड है। उन पैसों का जो आप भूखे नंगे गांव वालों में बांट देती हैं। और पापा जी तो गांव के लोगों की ऐसी मदद करते हैं जिसे गांव के लोगों की करता धरता वही है। बहू देख, मैं अभी तेरे मायके जाने के लिए 25,000 की मोटी रकम कहाँ से ला कर दूं? और तेरा गांव तो पास है और हमसे जितना होता है हम उतना तेरे मायके वालों के लिए तो करते ही है ना। अरे आपको कुछ नहीं पता, मेरे पिताजी ने मेरी शादी में और इस गांव वालों को खिलाने पिलाने में बहुत रुपया खर्चा किया है, जिसके लायक ये गांव वाले थे भी नहीं। बहू तू मुझे बोल ले जो कहना है, गांव वालों और सेठ जी को कुछ मत कह। हाँ क्यों नहीं, गांव वाले तो आपके अपने खून हैं और मैं और आपका बेटा पराए। और आप मुंह लटकाए क्या सुन रहे हैं? देख लिया ना अपने माँ बाप को। ये बातें हो रही थी तो बाहर खड़ा शंकर घर में आता है और अपनी बहू को कुछ पैसे देते हुए कहता है, बहू, अभी ही घनश्याम ने थोड़े ब्याज के पैसे दिए हैं, इतने से काम हो जाए तो इन्हें रख ले। 1,000, 500, 5,000 और ये 10,000 बाकी के। मुझे तो पूरे 25,000 रुपए चाहिए खर्चे के लिए, वरना मैं मायके नहीं जाने वाली। कल तक का समय दे बहू, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का कुछ न कुछ करवाता हूँ। कहीं ना कहीं से मुझे नहीं पता, आप खुद को बेचो या माँ जी को, मुझे पैसों की जरूरत है। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है। वहीं एक कोने में चुपचाप खड़ा कमल सर झुकाए होता है। अपनी बीवी के मुंह से अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर तुझे शर्म नहीं आती है? कभी तो बीवी को कुछ बोल लिया कर। आप कब आए? कहीं आपने बहू की बातें तो नहीं सुनी? जी देखिए, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। और आपने उसे इतने सारे पैसे देने के बाद और पैसे देने की बात क्यों कही? अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? अगर नहीं खाया तो फिर खाना निकाल लो, हम साथ में खाते हैं। जी मैं अभी लगाती हूँ खाना, आप बैठिए। शंकर अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, खासकर अपनी पत्नी माला से, जो कि बहुत सीधी और भोली थी। जहाँ गांव में शंकर की सब बहुत इज्जत किया करते, वहीं सेठ शंकर के अपने ही घर में उसके बच्चे उसकी कोई इज्जत नहीं करते। खासकर शंकर की बहू और उसका बेटा तो अपनी बीवी के खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं था। क्या बात है चंपा, अच्छे से पैसे कमा लिए तूने। क्या एक्टिंग करती है तू? अब ये पैसे मैं अपने भाई के हाथों पिताजी को भिजवा दूंगी और इस घर के नौकर राजू पर पैसे चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। माला देखो, गांव के लोगों ने हमें हमेशा इज्जत प्यार दिया है। जब भी उन्हें कहो तब वो दौड़े चले आते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूं। इसलिए जब भी वो लोग मुसीबत में होते हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं और उनकी मदद करने के लिए आगे आ जाता हूं। आप उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है और भगवान ने आपको इतना तो दिया ही है कि आप उनकी मदद कर सको। हाँ, तुम सही कह रही हो माला। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शंकर गांव के लोगों की मदद करके खुश रहा करता, लेकिन दूसरी तरफ ना तो शंकर का बेटा खुश रहता और ना ही शंकर की बहू चंपा चाहती थी कि घर की सारी जिम्मेदारी और लेन देन सब उसके हाथों में आ जाए। लेकिन शंकर के रहते ऐसा हो नहीं सकता था। एक रोज शंकर का बेटा कमल अपने पिता को अपने कमरे में लेकर आता है और कहता है, पिताजी आप यहाँ से चले जाइए, माँ अभी खेतों में गई हुई है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माँ हमारे साथ रहेगी, लेकिन हम आपको नहीं रख सकते। अरे पिताजी क्या लगा रखा है? कहो इस बुट्ठे को कि अभी यहाँ से जाए। हम इसे अब और नहीं खिला पिला सकते और अपना दुखड़ा रोकर यहाँ से नहीं जाना, बल्कि किसी को बिना बताए यहाँ से जाओ। शंकर को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने बेटे बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब देर रात तक माला शंकर का इंतजार करती है और वो नहीं आता तो कमल अपनी माँ से कहता है, माँ पिताजी ने मुझे खुद कहा कि वो अब हमारे साथ नहीं रहेंगे, दूसरे गांव में रहेंगे, क्योंकि उनका किसी और स्त्री के साथ संबंध है और ये पूरा गांव जानता है। मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ तेरे पिताजी कर सकते हैं।
कमल अपनी माँ को अपनी बात को मानने पर मजबूर कर देता है और कई दिनों तक शंकर के घर न आने के बाद माला भी इस बात को सच मान बैठती है। इधर शंकर अपना पेट पालने के लिए गोलगप्पे बेचकर अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। 15 दिन से ज्यादा हो चुका है। मैं यहाँ अपना पेट तो ये गोलगप्पे बेचकर पाल लूंगा, लेकिन न जाने मेरे बिना माला कैसी होगी। शंकर ने जहाँ गोलगप्पे की रेडी लगाई थी वहाँ से कमल और चंपा गुजरते हैं। सुनिए, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। बहुत समय से कुछ तीखा नहीं खाया है। तुम्हारी जुबान कम तीखी है जो तुम गोलगप्पे खाना चाहती हो। अब मेरा मतलब है, हाँ जरूर खाते हैं, चलो ना। अरे चाचा जरा गोलगप्पे तो खिलाओ। ये तो तुम्हारे बाप की तरह लग रहा है ना। हाँ, ये तो तुम्हारे पिता ही हैं। चलो अच्छा है, पेट पालने के लिए कुछ तो कर रहा है। सेठ से सीधे गोलगप्पे वाला बन गया। अब मुंह क्या देख रहा है बुढ़े, गोलगप्पे खिला। तुझे घर ले जाने नहीं आए हम। हाँ हाँ, मैं भी खिलाता हूँ। कमल, माँ कैसी है? उसे किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही ना? माँ की चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। माँ आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा क्या कह दिया इन दोनों ने मेरे बारे में माला को, जो माला मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। शंकर पूरे दिन गोलगप्पे बेचा करता। एक रोज शंकर को देख एक बुढ़िया उसके पास आती है। अम्मा, मैं आपका शंकर हूँ, पहचान लिया ना? अरे बेटा, तू ये क्या काम कर रहा है? और तू घर छोड़कर किसी और औरत के साथ रह रहा है। गांव में माला की कितनी बदनामी हो रही है, कोई खबर भी है तुझे? क्या मैं किसी और औरत के साथ रह रहा हूँ? लेकिन अम्मा, ये सच नहीं है, बल्कि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं खुद का पेट पालने के लिए ये सब कर रहा हूँ। अरे लेकिन अपने घर तू अब लौट जा। वो घर घर नहीं रहा। तेरी बहू माला को मारती पीटती है और माला बेचारी पूरे दिन काम करती रहती है। कमल और उसकी बीवी की इतनी हिम्मत कि वो मेरी माला पर हाथ उठाएं। आज ही मैं अपनी माला से मिलकर उसे सब सच बता दूंगा। अब शंकर जैसे ही अपनी रेडी लिए कुछ दूर जाता है, उसे हाथों में पूजा की थाली लिए माला दिख जाती है। माला भी शंकर को पहचान लेती है और रोने लगती है। आप कहाँ चले गए थे? मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे आप? आपको पता भी है आपके बिना मैंने एक एक दिन कैसे काटा है। आप कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़ के। जो भी बातें गांव वालों के बीच चल रही हैं, वो सब कमल और उसकी बीवी ने फैलाई है। तुम मुझ पर कितना विश्वास करती हो माला? हम वहाँ नहीं रहेंगे। हम अपना घर खुद बनाएंगे और इस बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे। हाँ, मुझे भी नहीं रहना ऐसे कपूत बेटे के साथ, और न ही ऐसी बहू जो अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करना ही ना जानती हो। और आप 2 वक्त की रोटी के लिए ये कर रहे थे। देखो ना माला, भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। कभी मैं इस गांव का सेठ हुआ करता था और आज एक मामूली सा गोलगप्पे वाला हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें भी खुश हूँ। देखिए, मैं भी कोई काम कर लूंगी, लेकिन अब मैं आपसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। इस तरह एक सेठ जिसको लोगों की सेवा करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, वो सेठ से गोलगप्पे वाले तक का सफर पूरा करता है। लेकिन हर हाल में शंकर सेठ की पत्नी माला उसका साथ देती है और अपने पति को कभी गलत नहीं समझती। माला अपने छोटे से घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी दरवाजे से उसकी शादीशुदा बेटी कावेरी अंदर आती है, जिसे देखकर माला बोलती है। अरे कावेरी बेटी, तू अचानक से ससुराल से आ गई, कोई खबर भी नहीं दी तूने। मेरे को बता दी थी, मैं बस अड्डे तक लेने आ जाती ना। माँ, सब खत्म हो गया। जेठ जी ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया और इनको घर से निकल जाने को कहा। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं दामाद जी के भाई? पिता के घर पे तो दोनों बेटों का हक होता है ना। और तेरी सास ने भी कुछ नहीं कहा? वो लोग तो माँ जी को भी निकाल रहे थे, लेकिन मैंने और अनुराग जी ने बहुत मिन्नतें करी कि हम चले जाएंगे, माँ जी को रख लो। इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने माँ जी को नहीं निकाला। अब अनुराग ने कहा कि वो तो एक अपने दोस्त के घर रह लेंगे जब तक कोई इंतजाम नहीं होता और मैं यहाँ आ जाऊँ। बेटी, ये तो दामाद जी ने ठीक किया। अब तो उनके दोस्तों के घर रहती तो अच्छा थोड़ा ना लगता। बाकी मुझे दामाद जी पे पूरा भरोसा है, वो जल्दी कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। माँ, हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? मेरे जेठ जेठानी जी ऐसे निकलेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। बस भगवान जल्दी सब ठीक करे।
कावेरी अपने माँ के गले लगकर बहुत रोती है, लेकिन उसकी गरीब माँ अपने ससुराल से मायके आई बेटी को संभालते हुए सहारा देती है। तो वहीं कावेरी के ससुराल में उसकी सास कलावती, जेठ साजन और जेठानी माया खुश होते हुए बोलते हैं, वाह माँ जी, क्या प्लान बनाया है आपने। उस गरीब से छुटकारा भी मिल गया और कोई हल्ला भी नहीं हुआ। अरे मुझे तो वैसे भी गरीबों से एलर्जी है, तो वो दान दहेज के लिए कर लिया था। अब जब पता है हमें उनसे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, तो वो की वापसी करवा दी। हाँ माँ, बड़ी चतुराई से आपने गरीब बहू की मायके वापसी करवा दी। मुझे भूल गए इस कहानी के मेन लीड को। अनुराग की आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां अनुराग अपनी आंखों पर चश्मा लगाए अपने बैग के साथ खड़ा होता है। उसको देख कलावती बोलती है, अरे आ गया मेरा बेटा, एक दिन के लिए घर से निकलकर कैसा लगा? और तेरी उस गरीब बीबी को तो संभाल लिया ना तूने? अरे माँ पूछो मत, मैंने कैसे उसे मनाया है मायके जाने के लिए। पहले तो जा नहीं रही थी, कहती थी आप जहाँ जाओगे वहीं मैं जाऊंगी, जैसे रखोगे रह लूंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। ये गरीब घर की लड़कियां ना इमोशनल बहुत होती है। इनके लिए ना मेरा पति मेरा देवता टाइप होता है। और उसी देवता ने उसे मंदिर से निकाल फेंका, वो भी इतनी चालाकी से। सभी लोग बातें करते करते जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कावेरी के आगे खाने की थाली रखते हुए उसकी माँ माला बोलती है, बेटी ले कुछ खा ले, जब से आई है रोई जा रही है। माँ ना जाने उन्होंने खाया होगा कि नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। कोई दोस्त कितने दिन रख लेगा। मैंने तो कहा था यहाँ आ जाओ, लेकिन वो नहीं माने। मेरे पास तो फोन भी नहीं है कि उनसे फोन करके पूछूं। बेटी तू खाना खा ले, कल हम गाँव में ना पीसीओ पे जाकर दामाद जी के फोन पर कॉल करके बात कर लेंगे हम। बड़ा ही समझा बुझाकर माला कावेरी को खाना खिलाती है। अगले दिन सुबह माला और कावेरी गांव के पीसीओ पर जाती हैं, जहां से कावेरी अनुराग को फोन मिलाती है तो फोन नहीं मिलता। फिर वो अपने ससुराल का लैंडलाइन नंबर मिलाती है। ससुराल में बैठे सभी लोग एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है, जिसको सुन कलावती बोलती है, सुबह सुबह ना जाने कौन फोन खड़का देता है। माँ जी कहीं आपकी गरीब बहू का ना हो। हाँ हो सकता है, रुक मैं देखती हूँ। कलावती फोन उठाने जाती है और पिक करके बोलती है, हेलो कौन? माँ जी मैं आपकी बहू कावेरी, कैसी हैं आप? और अनुराग जी की कोई खबर मिली है आपको? मैं उनका फोन मिला रही हूँ तो लग नहीं रहा। अरे कावेरी बहू, मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? जिसकी बहू और बेटे को दूसरे बेटे ने घर से निकाल दिया हो तो वो माँ खुश कैसे रह सकती है? और बेटा रही बात अनुराग की, तो वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। उसके दोस्त का फोन आया था कि उसका फोन टूट गया है, इसलिए जब वो नया फोन ले लेगा थोड़े पैसे कमा के तो तुझे भी फोन कर देगा। अब खुद का घर लेने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना बहू। हाँ माँ जी ये तो है। अच्छा आप अपना ध्यान रखना, खाना समय पे खाना। अगर जेठानी जी खाना ना दे तो उनके पीछे से चुपचाप खा लेना। ठीक है बहू, तो अपना ख्याल रखियो। अच्छा रखती हूँ, माया आ रही है। इतना बोलकर कलावती फोन काट देती है और उससे की सारी बातें सबको बताती है, जिसको सुनकर सब ठहाके लगाते हैं। अब दिन हफ्तों में गुजरते हैं और लगभग ससुराल और अपने पति से अलग हुए 2 हफ्ते बाद कावेरी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात वो अपनी माँ को बताती है। माँ मैं माँ बनने वाली हूँ। अनुराग जी पापा बनने वाले हैं। कितनी खुशी की बात है ना? हाँ बेटी, अब देखना जैसे ही तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा ना, वो भागते हुए तेरे पास आ जाएंगे। दामाद जी भी सब छोड़ छाड़ के तेरे पास आ जाएंगे। हाँ माँ। कावेरी अपने ससुराल वालों को फोन मिलाती है, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लगता। प्रेगनेंसी को 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब भी उसके ससुराल में ना तो किसी से बात होती है, ना ही अनुराग की कोई खबर आती है। ये सुनकर कावेरी बिना कुछ सोचे समझे पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ सारी घटना वहाँ की इंचार्ज कविता लोखंडे को बताती है, जिस पर कविता बोलती है, एकदम से बड़े भाई ने सब कुछ अपने नाम करके तुझे और तेरे पति को घर से निकाल दिया। इस बात पर तुझे शक नहीं हुआ? अरे इतने शरीफ क्यों होते हो तुम लोग? मैडम इस गरीब बेटे की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। इस बात से हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे। ऊपर से उन्होंने कभी दहेज के लिए हमसे कहा भी नहीं। जो उन्होंने शादी के वक्त मांगा हमने वही दे दिया, वो भी किसी तरह ले दे के। यही तो गलती है तुम लोगों की, कुछ भी नहीं देना चाहिए। अब तुम बैठो, मैं पता लगाती हूँ कि आखिर ये पूरा परिवार कहाँ रफू चक्कर हो गया। हवलदार इनको कुछ खाने पीने को दो। कावेरी की हालत देखकर कविता उसको वहीं बैठाकर सारी छानबीन करवाती है, जहां उसको अनुराग के घर का नया एड्रेस मिलता है।
जिसके बाद वो माला और कावेरी संग जीप में उस जगह जाती है तो वहाँ सब कुछ बहुत सजा धजा होता है। सबके सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं अनुराग किसी और लड़की के साथ फेरे ले रहा है। ये देखकर कावेरी चिल्ला के बोलती है, अनुराग। कावेरी को वहाँ देखकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। जिसके बाद कावेरी मंडप में जाकर अनुराग को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, शर्म आती है तुम्हें? अपनी पत्नी को उसके मायके भेज, यहाँ दूसरी शादी रचा रहे हो। इस गरीब की मायके की वापसी इसलिए कराई थी ताकि ये सब कर सको। अरे मैं पागलों की तरह तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, लेकिन तुम छी। ये कहाँ से आ गई माँ जी? सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मैंने बोला था इससे फोन पे बीच बीच में बातें करते रही हो, लेकिन मेरी तो किसी को सुननी नहीं होती है। फोन नंबर बदल दिए सबने। माया और कलावती की बातें उनके पीछे खड़ी इंस्पेक्टर कविता सुन लेती है, जो उनसे बोलती है, तुम लोगों की प्लानिंग तो मैं जेल में करवाऊंगी। एक गरीब लड़की को धोखे से वापस मायके भेजकर उसके पति की दूसरी शादी करवा रहे हो, वो भी पैसों के लालच पे। अरे तुम जैसे लालची लोग गरीब घर की लड़कियों को बहू बना कर लाएंगे, फिर जब उनसे कुछ हासिल होता नहीं दिखेगा तो उनको अपने रास्ते से हटाएंगे। नहीं मैडम, हमें माफ कर दो। बिल्कुल नहीं मैडम, इन सबको जेल की चक्की पिसवाना। मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के गुनाहगार हैं ये सब। कावेरी की ये बात सुनकर अनुराग का ध्यान उसके पेट की तरफ जाता है, जिसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस पूरे परिवार को धोखाधड़ी और एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में अंदर कर देती है। और अब कावेरी अपने ससुराल में तो थी, लेकिन बिना ससुराल वालों के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप कावेरी की जगह होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुबह के समय शांता पूजा कर रही होती है और शांता की बहू चंदा किचन में खाना बना रही थी। तभी चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी, चीनी, नमक, दाल, आटा सब खत्म है। इस महीने ठीक से घर का राशन ही कहाँ आया है। हरिओम हरि। बहू आरती, ये कह क्या रही है तू? राशन ना, राशन में तो कटौती होगी। बहू, हम जिस जगह रह रहे हैं तुझे तो पता है ये कितना हाई फाई एरिया है। माँ जी, मैं तो आपको कब से कह रही हूँ कि इस जगह को छोड़ के हम कहीं और चलते हैं। जब हमसे ये घर ही नहीं संभाला जा रहा है तो हमारा यहाँ रहने से क्या फायदा। अरे क्या कह रही है माँ ये? सुबह सुबह तुम्हें भी कोई काम नहीं है लगता है, जुबान चलाने के अलावा। मैं तो बस यही कह रही थी कि जब हमारे घर की चीजों में कटौती हो रही है तो हमारा इतने बड़े घर में रहने का क्या फायदा। हम छोटे से घर में भी तो रह सकते हैं ना, और खुलकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम? तुम्हें पता है अब तक हमारे रिश्तेदारों में ऐसा घर खरीदने की किसी की औकात नहीं है। वैसे भी माँ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये भी कौन सा अमीर घर से है, तो इसे भी ये अच्छी जगह रास नहीं आ रही है। अशोक और शांता दोनों ही माँ बेटे को दिखावे की आदत थी। वो अपनों के बीच अपने रुतबे को बढ़ाने में लगे थे। हालांकि इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन चंदा समझदार थी। वो कहती भी कि दिखावे की जिंदगी किसी दिन उन्हें ले डूबेगी, लेकिन उसका पति और सास नहीं मानते थे। अरे अशोक, अपने वर्मा जी को देखा है? हर वक्त बाहर से खाना मंगवाते हैं। आज हम भी बाहर से खाना मंगवाएं क्या? माँ, आप तो मेरी तनख्वाह के बारे में जानती ही हो ना, लेकिन आप कहती हो तो मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे ले आए भैया, कब से इसी का इंतजार कर रही थी। अरे शांता बहन जी, आपको बाहर के खाने की आदत लग गई। अरे लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ हाँ वर्मा जी, सही कह रहे हैं आप। इन बच्चों की जिद की वजह से मुझे बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। शांता ऑर्डर का खाना लेकर घर आती है तो उस खाने का बिल 3000 होता है। माँ जी, एक वक्त के खाने के लिए आपने 3000 खर्च कर दिए, जबकि एक वक्त का खाना तो अगर हम घर के राशन में आ जाते हैं तो ये 10 दिन चलता है। अरे बहू, खाना है तो बैठ जा,
खा ले। बिना सर पैर की बातें ना किया कर। सही कहती है तेरी मौसी, गरीब घर की लड़कियों को बहू बनाकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। माँ मुझे तो भूख लगी है, इसे खाना है तो खाए, वरना सूखी दाल रोटी खाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। चंदा घर के हालात देखकर परेशान थी। ना उसे ढंग से खाना मिल रहा था, ना ही उसका परिवार चैन से रोटी खा पा रहा था। इधर दोनों माँ बेटों के शौक और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। राम राम राम, बिना दूध की चाय तो जहर लगती है। वैसे अशोक वर्मा जी ने अभी ही दूसरी कार ली है अपने बेटे के लिए। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन पैसों का ही तो सारा खेल है। मैं तो कल ही ले लूं कार। बहू जरा दरवाजे पर देख, कौन आया है। बहू, अरे ओ बहू। चंदा घर का दरवाजा खोलती है तो सामने एक काले कोट में वकील खड़ा होता है। क्या आपका नाम चंदा है? जी कहिए, मैं ही चंदा हूँ। जी कहिए, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? जी मैं घनश्याम लाल का वकील हूँ। वो आपके चाचा थे, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। अब से उनकी सारी प्रॉपर्टी आपकी हुई। लेकिन ऐसा क्यों? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे बहू, इसमें समझना क्या है? तेरे चाचा ने खुश होकर अपनी जमीन तेरे नाम कर दी होगी। वैसे भी बेचारे के बाल बच्चे नहीं हैं और वो तुझे अपनी बेटी मानते हैं। चल यहाँ साइन कर, जैसा वकील साहब कह रहे हैं। भला कोई ऐसे घर आई लक्ष्मी को वापस करता है? जी आप यहाँ साइन कर दीजिए। अब वो रहे नहीं और उनकी सारी प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। क्या चाचा जी नहीं रहे? ये कैसे हुआ? कब हुआ? चाचा जी, उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। लाइए ये कागज, आप मुझे दे दीजिए वकील साहब। चाचा थे तो थोड़ा इमोशनल हो गई हैं। जी नमस्ते। चंदा को अपने चाचा के चले जाने का दुख था और इधर अशोक और शांता की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि चंदा के मायके में जितनी जमीन घर थी वो अब चंदा के नाम हो चुकी थी। अब शांता और अशोक इसे बेचने का मन बनाते हैं और चंदा को अपनी बातों में फंसाना शुरू करते हैं। बहू बहुत बुरा लगा सुनकर, लेकिन क्या कर सकते हैं? विधि के विधान को कौन ही टाल सकता है। हाँ माँ सही कह रही है चंदा, अपने आप को संभालो। वैसे भी मैं क्या ही कह रहा था कि गांव चलते हैं तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे भी आजकल के लोगों को मौका चाहिए, और वो भी अपना दांव खेल जाने का। हाँ बहू, अशोक सही कह रहा है। आजकल के लोगों को इंसान के जाने का दुख कम और उनके पैसों पर, घर जमीन पर नजर ज्यादा होती है। तुम मेरी बात पर गौर कर रही है ना? हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। एक बार हमें गांव हो आना चाहिए। चंदा अपनी सास और पति के साथ गांव पहुंचती है और आस पड़ोस के लोगों से मिलने के बाद घर में जाती है और बहुत ही इमोशनल होती है। घर तो अच्छा है और घर के पीछे जो जमीन है वो भी चंदा के चाचा की ही है। माँ अब हमारा कार का सपना समझो पूरा हो गया। बस चंदा किसी तरह मान जाए, उसके बाद तो हम भी शर्मा जी, वर्मा जी और गुप्ता जी की तरह सबका मुकाबला कर लेंगे और रिश्तेदार को तो 100 साल पीछे छोड़ देंगे। हाँ ये तो ठीक कह रहा है। चल अब चलकर बहू को थोड़ा समझा देते हैं। कितना नौटंकी करती है तेरी बीवी। मैं समझ सकता हूँ चंदा, अपने आप को संभालो। जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। 1-2 दिन में सब अपने घर यानी शहर आ जाते हैं। इधर शांता और अशोक मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कब वो चंदा को अपनी बातों में फंसाएं। ठीक हो ना तुम चंदा? तुमसे मुझे और माँ को एक बात करनी है। दरअसल बात ये है, हम चाहते हैं कि तुम अपना गांव का चाचा जी वाला घर बेच दो ताकि हम एक नई कार ले सकें। हाँ बहू, मैं भी तुझे यही कहना चाह रही थी, लेकिन तू मुझे ठीक ही नहीं लग रही थी। वैसे भी तू जानती तो है कैसे और कब करेंगे हम वहाँ से यहाँ आना जाना। नहीं माँ जी, मैं चाचा जी की जमीन नहीं बेच सकती, क्योंकि उस घर जमीन से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। बहू,
प्यार से समझा रहे हैं, मान जा, इसमें तेरी भी भलाई है और हमारी भी। चंदा को शांता और अशोक बहुत मनाते हैं, लेकिन वो मानती नहीं और शांता भी गुस्से में घर से निकल जाने को कहती है। जब तू हमारे फैसले के खिलाफ रहना चाहती है तो ठीक है, मुझे भी तेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है। निकल जा अभी के अभी मेरे घर से, समझी? माँ सही तो कह रही है, मैं भी तुम्हारे यहाँ रहने के खिलाफ ही हूँ। चंदा को ये बातें बुरी लगती हैं और अब वो अपने गांव यानी अपने चाचा के उस वीराने घर में अकेले रहने का फैसला ले लेती है। इधर शांता और अशोक का दिमाग अब भी शांत नहीं हुआ था। वो अब अपने उस घर को गिरवी रखकर लोन ले लेते हैं और उन्हीं पैसों से एक कार लेते हैं। देखा, चंदा सोच रही होगी हम यहाँ कैसे जी रहे हैं। अरे उसे क्या पता हम यहाँ ऐश में हैं। माँ वो बात तो ठीक है, अब तक इसकी 3 ही किस्तें गई हैं, लेकिन मुझे आगे की किस्तों की टेंशन हो रही है। अशोक की चिंता परेशानी जायज भी थी, क्योंकि अगले ही महीने अशोक अपनी नई गाड़ी की किश्त भर नहीं पाता। उसके बाद उनके घर को जब्त कर लिया जाता है। बेटा हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा होता हम पहले ही बहू की बात सुन लेते। माँ अब कहाँ जाएं, क्या करें? पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। मुझे लगता है हमें चंदा के पास चले जाना चाहिए। इधर चंदा अपने चाचा के उस वीरान घर को अपने होने से खूबसूरत बना चुकी थी। साथ ही अपना गुजर बसर करने के लिए वो पास के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती। अब शांता और अशोक अपनी कार से गांव पहुंचते हैं और चंदा को सारी बातें बताते हैं। बहू, हम तब तेरी बात मान लेते तो आज हमें ये दिन देखने की नौबत ही नहीं मिलती। हाँ माँ सही कह रही है चंदा, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अभी भी समय है, आप घर बेचकर किस्त चुकता कीजिए और कार बेचकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। मुझे भी अब शहर नहीं जाना, पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। अशोक भी चंदा की बात मानता है और अपने सपनों के घर को बेचकर कार की किश्त चुकाता है और जल्द ही उसे भी बेच देता है। उसके बाद शांता और अशोक भी चंदा के साथ गांव में रहने का फैसला करते हैं।